Assalamu alaikum. Today we are going to discuss vascular pathology from pathoma. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता दूं कि पैथोमा की क्या इम्पोर्टेंस है रिगार्डिंग प्रोफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पैथोमा इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, शॉर्ट बुक है लेकिन सारी कंसेप्चुअल है। ठीक है, इसकी हर लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से हमेशा जो है एमसीक्यूज़ पैथोमा से आते हैं। ठीक है, आप पैथोमा रीड कर लें, इसका कंसेप्ट ले लें तो आपके एमसीक्यूज़ मैक्सिमम जो है 90% एमसीक्यूज़ आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें जो पैथोलॉजी के लिए हमारी मेन चीज़ जो होती है वो मॉर्फोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी फिर हम बिग रॉबिन से या मीडियम रॉबिन से कर लेते हैं और बाकी कंसेप्ट हम पैथोमा से ले लेते हैं। पैथोमा में भी मॉर्फोलॉजी दी होती है लेकिन ये डिस्पर्स होता है। ठीक है, आपको पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं अंदर से, तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं वेस्कुलर पैथोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस क्या होता है? वेस्कुलाइटिस मीन्स वेसल्स की, लाइटस मीन इन्फ्लेमेशन। तो ये क्या है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल वॉल। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर इंटीमा होता है, एंडोथेलियल इंटीमा होता है। देन हमारे पास मीडियम पे स्मूथ मसल मीडिया होता है। ठीक है, और बाहर जो सबसे आउटसाइड होती है वो होती है कनेक्टिव टिश्यू एवेंटिशिया। ठीक है, तो वेस्कुलाइटिस क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल वॉल। नेक्स्ट, अगर हम इसी ईटियोलॉजी की बात करें कि क्या काज है, तो इसकी ईटियोलॉजी जो है ना वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। ठीक है, इसकी ईटियोलॉजी में मोस्ट केसेस लेकिन वो इन्फेक्शंस नहीं होते। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं इसमें? किसी भी जगह पे अगर इन्फ्लेमेशन हुई होती है तो हमारे पास जो है जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो यही होते हैं ना कि फ़ीवर हुआ होता है वहाँ पे। ठीक है, रेडनेस हुई होती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हमारे पास आते हैं? फीवर, फटीग, वेट लॉस एंड माइल्डियास और सिम्टम्स ऑफ ऑर्गन इस्कीमिया। जाहिर है जिस वेसल की इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है, अब उसने जिस ऑर्गन को सप्लाई करना है उसकी सप्लाई तो डिस्टर्ब होगी ना, उस ऑर्गन में तो इस्कीमिया होगा। तो फिर वो सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स उस जगह पे इस्कीमिया के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, वो क्यों आएंगे? ड्यू टू ल्यूमिनल नैरोइंग के उसका जो है वेसल का ल्यूमन जो है वो नैरो हो गया या फिर उसमें जो है वो थ्रोम्बोसिस हो गई है। ठीक है, अब जो वेस्कुलाइटिस होता है ना उसको हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस। ठीक है, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस अओर्टा और उसकी ब्रांचेस को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, देन मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस होता है जो कि मस्कुलर आर्टरीज को इन्वॉल्व कर रहा है, जो कि सप्लाई कर रही होती हैं ऑर्गन्स को। और स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस होता है जिसमें हमारे पास आर्टरियोल्स आ जाते हैं। देन आर्टरियोल्स डिवाइड होते हैं इनटू दैट ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है, इस तरह। ठीक है, और देन कैपिलरीज जो हैं वो मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स बनाती हैं, इस तरह। ठीक है, तो ये सारा होता है हमारे पास। 3 तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं: लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस, मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस एंड स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। ओके, ये हमें क्लासिफिकेशन दिखाई हुई है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में क्या आता है? इसमें हमारे पास टाकायासु आर्टेराइटिस आता है एंड जॉइंट सेल आर्टेराइटिस आता है। ठीक है, जिसको हम टेम्पोरल आर्टेराइटिस भी बोलते हैं। देन मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस में क्या आता है? इसमें पोलीआर्टराइटिस नोडुल्जा पैन आता है। ठीक है, कवासाकी डिजीज़ आती है और बर्गर डिजीज़ आती है। ठीक है, देन जो हमारे पास होते हैं ना स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, उसमें ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस आता है, उसमें ग्रैन्यूलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस आता है। ठीक है, और यूसिनोफिलिक ग्रैन्यूलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस आता है। ठीक है, तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये पूछ भी सकते हैं कि क्लासीफाई करें वेस्कुलाइटिस को। ठीक है, देन अगर हम इसकी अब 1 बाय 1 डिटेल में हम बात करेंगे। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास आता है लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस। हमने कहा था लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में
टेम्पोरल आर्थराइटिस आता है एंड टाकायासु आर्थराइटिस आता है, ठीक है। अब टेम्पोरल आर्थराइटिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ब्रांचेस होती हैं ना कैरोटिड आर्टरी, ये उसको इन्वॉल्व करता है। जो ब्रांचेस होती हैं कैरोटिड आर्टरी के, मोस्ट कॉमनली उनकी जो है वो ग्रैन्युलोमेटस जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। और ये ओल्डर एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। ऑपरेशन प्रेजेंट कैसे करेगा, अगर ये जो है कैरोटिड आर्टरी है ना, उसकी इसने एक तो जो हमारे पास इस तरह हेड को जा रही होती है टेम्पोरल आर्टरी, उसको इन्वॉल्व कर लेना है, ठीक है। देन एक जो आइज़ को जा रही होती है उसको इन्वॉल्व कर लेना है, ठीक है। और नीचे इस तरह जाज को जो जा रही होती है उसको इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ ग्रैन्युलोमेटस वेस्कुलाइटिस दैट क्लासिकली इन्वॉल्व ब्रांचेस ऑफ द कैरोटिड आर्टरी एंड इट इज़ कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स ग्रेटर देन 50 ईयर्स, ठीक है। और कैसे प्रेजेंट करेगा, हेडेक, ठीक है। फीमेल्स को ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है। अगर कोई लेडी आती है और वो कहती है कि बहुत ज़्यादा हेडेक है, ठीक है, तो इट्स मीन दैट टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि ब्रांच है हमारे पास कैरोटिड आर्टरी की। देन वो वियर डिस्टर्बेंस के साथ आएगी, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्वमेंट कर ली उसने, ठीक है, जॉ क्लोडिकेशन के साथ। और इसके अलावा फ्लू लाइक सिम्टम्स भी जो हैं वो हो सकते हैं। और ईएसआर जो है वो एलिवेटेड होता है इसमें, ठीक है। अब बायोप्सी में हम देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, हमें इन्फ्लेम्ड वेसल वाल नज़र आएगी। और अपने नाम से बता रहा है कि इसमें जॉइंट सेल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। और जो इंटीमा है उसकी जो है वो फाइब्रोसिस हुई होगी, ठीक है। और ये लिगेंस जो होते हैं ना, ये सेगमेंटल होते हैं, मतलब अगर ये एक वेसल है, ठीक है, तो लिगेन कैसे होगा, सेगमेंट्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे उसने इन्फ्लेमेशन कर ली, यहाँ पे कर ली, यहाँ पे कर ली, इस तरह होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें बायोप्सी के लिए ना लॉन्ग सेगमेंट ऑफ वेसल चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट सेगमेंट इतना सा ले लेंगे तो इसमें तो वो लिगेन है ही नहीं, तो फिर हम एक लंबा सेगमेंट लेते हैं ताकि हमें जो है ना इसकी अच्छी वाली जो है वो चीज़ें नज़र आ जाएं, ठीक है। देन इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो फिर ब्लाइंडनेस हो जाती है। ब्लाइंडनेस क्यों हो जाती है, क्योंकि इसने ऑप्थेल्मिक आर्टरी को इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसकी पिक्चर मैं दिखा दूँ, ये देखिए, ये हमारे पास जाइंट सेल आर्टराइटिस है। इसने क्या किया हुआ है, इसने कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांचेस है, ये देखिए कैरोटिड आर्टरी, इसकी ये वाली ब्रांच जो है वो जा रही है हेड में, ठीक है, उसको इन्वॉल्व किया हुआ है। और इसके अलावा इसमें जो है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी जो हमारे पास आईज़ को सप्लाई कर रही है उसको इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है। टेम्पोरल आर्टरी को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो इस वजह से जो है ना हमारे पास विजन लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट इज टाकायासु आर्थराइटिस, ठीक है, इसको पल्सलेस डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसने इन्वॉल्व करना है, ये अओर्टा है ना हमारे पास, अओर्टा को इन्वॉल्व कर लेता है और उसने यहाँ पे ब्रांचेस देनी होती है, अओर्टा और इसकी ब्रांचेस को इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। अब हमारे पास सारी ब्रांचेस तो अओर्टा से निकल रही होती हैं, तो जब ये इसी को इन्वॉल्व कर लेगा तो फिर हमारे पास जो है ना क्या पेशेंट की कंप्लेन क्या होंगी कि उसको वीक और एब्सेंट पल्स मिलेगी इन अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। और जो मोस्टली ये लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड में होता है, फीमेल्स में ज़्यादातर कॉमन होता है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट भी जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही होता है। तो इसको अब रीड कर लेते हैं, ग्रैन्युलोमेटस वेस्कुलाइटिस दैट इन्वॉल्व द aortic आर्च एट ब्रांच पॉइंट्स, और ये 50 ईयर्स लेस देन इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होती हैं और वीक और एब्सेंट पल्स होती है इन द अपर एक्सट्रीमिटी, पल्सलेस डिजीज़ भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये देखिए, ये टाकायासु आर्थराइटिस है। इसने क्या अयोटा और इसकी लार्ज ब्रांचेस को ये देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और हमें कैसे जो प्रेजेंट करता है, पल्सलेस डिजीज़ की फॉर्म में, ठीक है। क्या होता है कि डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं इन अपर एक्सट्रीमिटीज़। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये ब्रांच ही यहाँ पे जा रही होती है ना हमारे आर्म्स में भी, तो हमारे पास क्या होता है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हमें जो है वो पल्स ही नहीं मिलती, ठीक है। पल्सलेस डिजीज़ इस वजह से इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस, ठीक है। इसमें सबसे पहले पैन आता है। पैन क्या होता है कि पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। आपने याद रखना है, पैन का निमोनिक में ही, पी से पल्मोनरी है, ए से आर्टरी है, ठीक है, एन से नॉट इन्वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी नॉट इन्वॉल्व मतलब इसमें लंग्स जो हैं वो स्पेयर्ड होते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कैसे करता है, ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है ना, तो अगर ये हमारी किडनी को इन्वॉल्व कर लेगा, रीनल आर्टरी को इन्वॉल्व कर लेगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरटेंशन होगी, ठीक है, एब्डोमिनल पेन और मेलिना होगा। अगर मीजेंटेरिक आर्टरी को इन्वॉल्व कर लेगा,
और अगर जो है वो हमारे पास स्किन के लीजन्स भी आ सकते हैं इसमें, और ये एसोसिएट होता है हेपेटाइटिस बी के साथ, ठीक है, हेपेटाइटिस HBS सरफेस एंटीजन के साथ एसोसिएट होता है। ये इंपॉर्टेंट जो है MCQs है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी के साथ कौन एसोसिएट होता है? पोलीआर्थराइटिस नोडोज़ा, ठीक है। अब इसके लीजन्स होते हैं ना, वो वेरिंग स्टेज के होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास ट्रांसम्यूरल इसमें इन्फ्लेमेशन हुई होती है, और हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमें फिब्रिनॉइड टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो है वो नज़र आती है, ठीक है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हुई है, देन इवेंचुअली क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी। और हमें कैसी अपीयरेंस मिलती है? ड्यू टू एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस हमें ऐसे मिलता है जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो, जैसे मोतियों की इस तरह लड़ी हो, ठीक है, इस तरह की अपीयरेंस हमें नज़र आती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ही करते हैं। ओके, ये देखें पैन पोलीआर्थराइटिस नोडोज़ा, इसमें क्या हुआ है, इसने मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर ये नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेगा तो हमें क्या नज़र आएगा, हमें नर्वस न्यूरो एंडोक्राइनोपैथीज नज़र आएंगी, ठीक है। रीनल सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेगा तो हाइपरटेंशन होगी। GIT को इन्वॉल्व कर लेगा तो हमें क्या नज़र आएगा, हमें अब्डोमिनल पेन होगी, माल एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है स्किन को इन्वॉल्व कर लेगा तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जो हैं वो नज़र आएंगे। ये देखें, ये हमें फिब्रिनॉइड टाइप ऑफ नेक्रोसिस नज़र आ रही है, ठीक है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हुई, देन हमारे पास क्या होता है, फाइब्रोसिस होती है। उस वजह से ये देखिए हमें इस तरह की अपीयरेंस नज़र आ रही है जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो, ठीक है, मोतियों की लड़ी जिस तरह होती है ना, उस तरह की अपीयरेंस आती है। नेक्स्ट हमारे पास कवासाकी डिजीज़ है। कवासाकी डिजीज़ में क्या होता है कि ये चिल्ड्रन लेस देन 4 ईयर्स जो ओल्ड चाइल्ड होते हैं उनको अफेक्ट करती है। और इसमें क्या होता है, इसमें नॉन स्पेसिफिक साइंस आते हैं, लाइक फीवर, कंजक्टिवाइटिस हुआ होता है, एरिथमेटस, रैश होते हैं पाम्स एंड सोल्स पे, ठीक है। इनलार्ज हमें सर्वाइकल लिम्फ नोड्स मिलते हैं, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास रिस्क ज़्यादा हो जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का और एन्यूरिज्म का, ठीक है। और इसका फिर हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो एस्पिरिन से करते हैं, और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोब्युलिन्स देते हैं, ठीक है। एस्पिरिन हमने क्यों देनी है, ताकि वो एस्पिरिन जो होती है ना वो रिड्यूस कर देती है ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को, थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करती है ना। तो हमारा मेन जो मकसद होता है ना, वही होता है कि हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से अगले बंदे को बचा लें, ठीक है, ताकि उसकी कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एस्पिरिन दे रखे हैं ताकि वो थ्रोम्बोसिस के ब्लड क्लॉट्स को कम कर दे, ठीक है। और IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये प्रिवेंट करती हैं जो कोरोनरी आर्टरी का डैमेज होता है ना, उसको प्रिवेंट करती हैं, और उसके डैमेज से जो हमारे पास टिश्यू लेवल इन्फ्लेमेशन होती है उसको जो है ये प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको एस्पिरिन और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो देते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये कावासाकी डिजीज़ दिखाया हुआ है, क्या फीवर हुआ हुआ, उसको रैश है पाम्स एंड सोल्स पे, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। इसके अलावा स्वोलन लिम्फ नोड्स हैं, रेडनेस हुई हुई है हैंड्स पे, ठीक है। इसका जो है ना, आप लोग एक निमोनिक होता है क्रीम, ठीक है, इससे याद रख सकते हैं, क्रीम से। क्रीम क्या स्टैंड कर रहा है, अच्छा, C फॉर क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, R फॉर रैश, E फॉर एडिमा, ठीक है, A फॉर जो हमारे पास एडिनोपैथी हुई होती है, सर्वाइकल एडिनोपैथी, ठीक है, और M फॉर मैक्यूलोपैथी, ठीक है। ये इसका निमोनिक, इससे आप याद कर सकते हैं कावासाकी डिजीज़। और इसमें क्या होता है, मोस्टली कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और इसको ट्रीट करने के लिए हम फिर एस्पिरिन और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बर्गर डिजीज़ है। बर्गर डिजीज़ में क्या होता है कि इसमें नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग डिजिट्स, डिजिट्स का होता है, आपने बर्गर से याद रखना है, हम बर्गर हाथों से खाते हैं ना, तो इसमें डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें और क्या होता है, अल्सरेशन हो जाती है, जो डिजिट्स होते हैं ना वहाँ अल्सरेशन और गैंग्रीन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो उंगलियां होती हैं ना हमारी, वो खुद ब खुद ही गिरने शुरू हो जाती हैं, और उनका बुढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, ऑटो एम्पुटेशन हो जाती है उनकी, ठीक है। और रिनॉर्ड फिनोमिना इसमें प्रेजेंट होता है। रिनॉर्ड फिनोमिना क्या होता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं जाती डिजिट्स तक,
उस वजह से ऑटो एम्पुटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये हाईली एसोसिएटेड होता है विद स्मोकिंग के साथ, ठीक है। स्मोकिंग छोड़ देंगे तो बर्गर डिजीज़ डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब बी फॉर बर्गर और बी फॉर बीड़ी याद रख लेना आपने, ठीक है। ये बीड़ी बीड़ी भी इसको कहते हैं ना, स्मोकिंग को, ठीक है। तो ये इनमें ज़्यादातर कॉमन होते हैं।